अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। आज का हमारा टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, हमने देखना है डिस्क्रीट डाटा क्या होता है और कंटिन्यूस डाटा क्या होता है। ठीक है, जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहे होते हैं तो हमें पता नहीं होता कि डिस्क्रीट डाटा कौन सा है और कंटिन्यूस डाटा कौन सा है। ठीक है, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कुछ आइडेंटिफिकेशंस हैं जिससे हमें पता चलता है कि डाटा किस नेचर का है। ठीक है, सबसे पहले हमने अपने डाटा को अरेंज करना होता है। स्टैटिस्टिक्स में जब भी कोई क्वेश्चन किया जाता है सबसे पहले हमें अपने डाटा को अरेंज करना होता है। डाटा को अरेंज करने के बाद ही हमें पता चलता है कि ये डाटा डिस्क्रीट नेचर का है और कॉन्टिन्यूस नेचर का है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करनी होती है, अरेंजमेंट करनी होती है डाटा की। हम चाहें तो असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने डाटा को अरेंज कर सकते हैं और चाहे तो डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर में अपने डाटा को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, डाटा को अरेंज करके हमें ये समझ आती है, जो हमने नेक्स्ट पॉइंट आगे देखने हैं वो हमें बिल्कुल नहीं पता चल सकता जब हम अपने डाटा की अरेंजमेंट ना करें। ठीक है, आपने सबसे पहले इन दोनों में अपने डाटा को अरेंज कर लेना है। डाटा को अरेंज करने के बाद सेकंड स्टेप में हमने फाइंड करना होता है रेंज। ठीक है, रेंज से भी हमें पता चलता है कि हमारा डाटा किस नेचर का है। ठीक है, रेंज फाइंड करनी है। रेंज को फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज़ होता है लार्ज वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू। ठीक है, आपने फार्मूला यूज़ करना है लार्ज वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू। ठीक है, रेंज फाइंड करने से आपको पता चलेगा कि आपका डाटा डिस्क्रीट नेचर का है और कॉन्टिन्यूस नेचर का। अगर आपकी रेंज लाइक 9 तक आ जाती है या आपकी रेंज 10 तक आ जाती है तो उस सूरत में आपने बनाना होता है। ठीक है, 9 तक यानी कि 1 से लेकर 1 to 9 और 10। ठीक है, इतनी रेंज आपकी अगर डाटा की आ जाती है तो उस सूरत में आपने क्या बनाना होता है, अपने डिस्क्रीट डाटा बनाना होता है। ठीक है, और जब आपकी रेंज लाइक 20, 30, 40 एंड सो ऑन ज़्यादा आ जाती है, 150, 300 एक्सेट्रा, जब आपकी रेंज इतनी आ जाती है यानी कि 10 से अबव आ जाती है, रेंज बड़ी आ जाती है, तो उस सूरत में आपने क्या बनाना होता है, आपने कंटिन्यूस नेचर का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना होता है। ठीक है, ये आपको पता चल गया कि रेंज अगर कम हो तो क्या बनता है, रेंज अगर कम हो तो बनता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और अगर रेंज ज़्यादा हो तो बनता है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इससे आपको बिल्कुल क्लियर से बिल्कुल वाज़ह पता चल जाएगा इस डाटा पर किस टाइप का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना है। ठीक है, और ये रेंज और ये किसी सब स्टेप से पहले आपको डाटा को अरेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने डाटा को अरेंज नहीं करते तो आपका कोई आंसर ठीक नहीं आता है। ठीक है, रेंज आपने फाइंड कर लेनी है। रेंज को फाइंड करने के बाद आपने फिर क्या करना है, आपने अपनी वैल्यूज़ को देखना है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की आपने रेपिटेशन देखनी है। ठीक है, आपने देखना है कि आपकी वैल्यूज़ कितनी दफ़ा रिपीट हो रही हैं। अगर आपकी वैल्यूज़ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है, अगर वो वैल्यूज़ ज़्यादा टाइम रिपीट हो रही हैं यानी कि उनकी फ्रीक्वेंसी एक जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर आपकी वैल्यूज़ की फ्रीक्वेंसी और रेपिटेशन ज़्यादा है, तादाद ज़्यादा, तो आपने क्या करना है, अपने डिस्क्रीट नेचर का टेबल बनाना है। और अगर रेपिटेशन वैल्यूज़ की फ्रीक्वेंसी वगैरह कम है तो आपने उस सूरत में क्या बनाना है, अपने कंटिन्यूस ठीक है, रेपिटेशन को देखने के बाद आपने देखना है कि आपका डाटा अगर होल फिगर पर कंसिस्ट कर रहा है तो आपने बनाना है डिस्क्रीट नेचर का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। और अगर आपका जो डाटा है वो होल फिगर पर कंसिस्ट नहीं कर रहा तो उस सूरत में आपने कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि बहुत कम बच्चों को आइडेंटिफिकेशन पता होता है कि डिस्क्रीट जो डाटा होता है उसकी क्या होती है और कंटिन्यूस डाटा की क्या आइडेंटिफिकेशन होती है। ठीक है, इसके टेबल का डिफरेंस भी मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं तो इनका टेबल बेसिकली एक ही तरह का होता है। ठीक है, जब भी हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं तो उसके 3 कॉलम बनाए जाते हैं। ठीक है, दोनों में, डिस्क्रीट में और कंटिन्यूस टेबल में। ठीक है, जो सेकंड और थर्ड कॉलम होता है इनका टाइटल बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, आपने टेरी मार्क्स लिखना होता है इसमें और इसमें आपने फ्रीक्वेंसी लिखनी होती है। ठीक है, ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, जब आप डिस्क्रीट डाटा बना रहे होते हैं तो आप इस जो आपका फर्स्ट कॉलम होता है उसमें आप किसी भी वेरिएबल का नाम से हेडिंग दे सकते हैं। आप लिख सकते हैं एक्स, वाई, जेड। ठीक है, आप एक्स लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस होती है। ठीक है, उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आपके स्टेटमेंट में कुछ लिखा हुआ है, नंबर ऑफ पर्सन्स लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स की हेडिंग दे सकते हैं। नंबर ऑफ आइटम्स लिखा हुआ है, किसी भी चीज़ की जो स्टेटमेंट में आपके पास डाटा गिवन है वहाँ से अपनी हेडिंग चूज़ करके यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारी अपनी चॉइस होती है। ठीक है, लेकिन जब हम
ये कब होता है, जब हम डिस्क्रीट नेचर का टेबल बना रहे होते हैं, ठीक है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहे होते हैं। और जब हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहे होते हैं तब क्या होता है, ये बिल्कुल मैंने आपको बताया कि सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम सेम होता है। यहाँ टैली मार्क्स आएंगे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आएगी, लेकिन यहाँ पे हम क्या टाइटल जो ये हमारा कॉलम होता है हम इसको किस नाम से लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं CI, यानी कि क्लास इंटरवल। आप इसे पूरा भी लिख सकते हैं और CI भी लिख सकते हैं, ठीक है। CI स्टैंड फॉर क्लास इंटरवल। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप स्टैटिस्टिक्स का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेंशन जो नंबर है आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।